हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। रिसेंटली पॉलिटिक्स के अंदर काफी सारा उछाल चल रहा है। स्पेशली महाराष्ट्र की बात की जाए तो काफी सारे चेंजेस महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिले। और ये केवल अभी नहीं है, पिछले 3-4 सालों के अंदर महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में काफी बार पार्टी से एक पार्टी से लोग दूसरे पार्टी जा रहे हैं। पार्टीज का ब्रेकडाउन हो रहा है, पार्टीज दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो यहीं पे एक टॉपिक है जिसके ऊपर कई बार बात की जाती है, वो होता है एंटी डिफिक्शन लॉ। हम ऑब्वियसली पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल है उस एंगल के ऊपर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये जो अदला बदली वाला कानून होता है, एंटी डिफिक्शन लॉ होता है, ये एग्जैक्टली क्या है। इसी के बारे में इस सेशन में हम जानकारी लेंगे। सो बेसिकली 1960s में आयाराम गयाराम नाम का एक फ्रेज बड़ा फेमस हुआ था, जो आज भी कई बार यूज किया जाता है। तो 1967 में हरियाणा के जो एमएलए थे गया लाल साहब, इन्होंने दिन में एक ही दिन के अंदर 3 बार अलग अलग पार्टीज चेंज की। सो वहीं से ये कंसेप्ट निकल के आया कि आयाराम गयाराम। इसकी वजह से होता क्या है कि जो पार्टी इलेक्शंस जीतती है, जिसकी गवर्नमेंट बनती है, उसकी स्टेबिलिटी हिल जाती है। बिकॉज आप एक पार्टी के चिन्ह पे जीत के आए हैं, एक पार्टी के सिंबल पे आप जीत के आए हैं, और उसके बाद आप वो पार्टी छोड़ के किसी और का साथ जोड़ लेते हैं, किसी और के साथ चले जाते हैं। तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी हिल जाती है। चाहे फिर आप अपोजिशन में रहे, चाहे फिर आप गवर्नमेंट में रहे, बट उस पॉलिटिकल पार्टी का स्टेबिलिटी हिलने की वजह से देश की या राज्य की जो डेवलपमेंटल चीज है वो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। तो इसीलिए 1980 के टाइम पे, अगर मोर प्रिसाइजली बात की जाए, तो 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और जिसके अंदर 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस एंटी डिफिक्शन को इंक्लूड किया गया, ताकि ये प्रॉब्लम बार बार ना बढ़े, ताकि ये इश्यूज बार बार आगे ना आए। तो यहां पे एक पॉइंट मेंशन किया गया कि डिफेक्शन हैज बीन डिफाइंड एज to abandon a position or association often to join an opposing group। तो इस ये जो तरीका होता है कि एक पार्टी से आप दूसरे पार्टी चले जाते हो ड्यू टू एनी रीजन, हम चाहे पैसे का रीजन है, चाहे फिर और कोई भी और रीजन है, या फिर आइडियोलॉजिकल रीजन होंगे, किसी भी रीजन से अगर आप दूसरे पार्टी में चले जाते हो, एक इंडिपेंडेंट करके अगर आप इलेक्शन चुन के आते हो और फिर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर देते हो, तो यहाँ पे भी ये चीज इंप्लीमेंट होगी। एक नॉमिनेशन मेंबर वाला कंसेप्ट होता है, वहां पे भी इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसे एंटी डिफिक्शन लॉ कहा जाता है। 2002 में इसमें 2003 में मोर प्रिसाइजली यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट किए गए थे 91st अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। तो बेसिकली चेंज क्या किया गया, पहले ये लिखा था कि 1/3 पार्टी चली जाती है छोड़ के, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, पर उसको फिर 2/3 में कन्वर्ट किया गया कि 2/3 पार्टी अगर आपकी चली जाती है, सपोज फॉर एग्जांपल किसी पार्टी के अगर कुछ एमएलए चुन के आ गए, उसमें से एक दो चले गए तो डिफेक्शन लग सकता है, पर अगर 2/3 चले गए तो फिर डिफेक्शन वाला सिनारियो नहीं आएगा। पर सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि हु विल डिसाइड इट, ये डिसाइड कौन करेगा, इसका डिसाइड करने का हक किसके पास होगा, तो वो होता है स्पीकर के पास। आइदर लोकसभा स्पीकर होंगे, या फिर आपके राज्य की बात की जाए तो जो हमारा असेंबली है, स्टेट असेंबली है, वहां के स्पीकर होंगे। उनके हाथ में ये अधिकार होता है, उनके पास ये अधिकार होता है डिसाइड करने का कि डिफेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या इन चीजों को हम कोर्ट में ले जा सकते हैं? जी हाँ, ले जा सकते हैं। पहले ये अधिकार नहीं था कोर्ट में जाने का, पर अमेंडमेंट के बाद जुडिशियल रिव्यू के अंदर हम इसे कोर्ट में ले जा सकते हैं। बिकॉज अगर किसी पर्सन ने वॉलंटरीली अगर रिजाइन करके किसी और को ज्वाइन किया होगा, तो फिर ठीक है, वहां पे हम डिफिक्शन की बात कर सकते हैं। पर अगर फोर्सफुल या किसी और रीजन से ये चीज हुई है, ये बदलाव हुआ है, तो कोर्ट में हम इस चीज को बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ ग्राउंड्स होते हैं, एक बार ग्राउंड्स देख लेते हैं कि किस बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। इफ एन इलेक्टेड मेंबर गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरीली, जो मैंने पॉइंट मेंशन किया था, इफ ही वोट्स और abstained फ्रॉम वोटिंग कॉन्ट्ररी टू द डिस्क्रिप्शन इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी। कई बार ऐसा होता है कि जो आपके असेंबली के अंदर व्हीप है, व्हीप का मतलब उस पार्टी के जो इलेक्टेड एमएलए है उसमें से किसी एक को व्हीप बनाया जाता है। उन्होंने अगर बोल दिया कि आपको इस तरीके से वोट करना, और फिर भी आपने अपोजिट में वोट किया, आपने अपने व्हीप की बात नहीं मानी और अगेंस्ट वोट कर दिया, तो भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। इफ एनी मेंबर हु इज इंडिपेंडेंट इलेक्टेड जॉइंट एनी पार्टी, वो भी एक है। नॉमिनेट मेंबर जॉइन एनी पार्टी आफ्टर द एंड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर ज्वाइन कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, पर 6 महीने के बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो भी कैंसिल हो सकता है, और इंडिपेंडेंट मेंबर कभी भी ज्वाइन करे तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं।
Decision on disqualification question on the ground of defection is referred to the speaker or the chairman of the house. मैंने कहा था कि जो उस हाउस के हेड है, स्पीकर है, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में चेयरमैन है, या फिर आपके स्टेट असेंबलीज के स्पीकर है, उनके हाथ में ये पूरा अधिकार होगा. All proceeding in relation to disqualification under the schedule are considered to be proceedings in parliament or the legislature of a state as in the case. So सारी proceeding ये उस पार्लियामेंट या फिर उस हाउस के अंदर रहेगी अगर स्टेट की बात की जाए. एक्सेप्शन क्या है? टू थर्ड अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज करके जाते हैं तो एनी पर्सन इलेक्टेड एज अ चेयरमैन और अ स्पीकर कैन रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड रिजॉइन द पार्टी इफ ही डिमिट्स दैट पोस्ट. सो अगर चेयर सपोज किसी को चेयरमैन स्पीकर बना देते हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, बाद में वो स्पीकर चेयरमैन की पोजीशन से निकल गए, वापस पार्टी ज्वाइन कर ली, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी. लॉ अलाउड पार्टीज टू बी स्प्लिट बट एट प्रेजेंट दिस हैज आउटलॉड. तो पहले पार्टी स्प्लिट करना अलाउड था, पर अभी इसे कैंसिल कर दिया है. और डिसाइडिंग फैक्टर तो हमने बता दिया, डिसाइडिंग अथॉरिटी स्पीकर होती है. एक बात याद रखिएगा, इसीलिए महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के अंदर चाहे शिवसेना हो या फिर अभी एनसीपी हो, इन दोनों पार्टीज में चीज ये है कि किसके पास कितने ज्यादा एमएलएस है. अगर टू थर्ड वाला ऑटोमेटिक आप क्रॉस कर लेते हो तो डिस्क्वालिफिकेशन वाली जो चीज है उससे आप बच जाओगे. तो इसी को लेके प्रॉब्लम चल रही है. अब स्पीकर के पास डिसाइडिंग अथॉरिटी होती है, कितने दिन में स्पीकर ने डिसाइड करना चाहिए. तो चाहे स्पीकर 2 दिन में डिसाइड करे या स्पीकर 3 साल में डिसाइड करे, कोई उसके ऊपर पाबंदी नहीं है. यही सबसे बड़ा खेल होता है कि एक बार ब्रेक तो कर लो. स्पीकर अगर लेट डिसाइड कर ले तो फिर कुछ नहीं, जैसे है वैसे चलते रहेगा. इसीलिए कई बार सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, और लास्ट टाइम केस भी सुप्रीम कोर्ट में गई थी. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यही आया था कि ये स्पीकर का अधिकार है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे. वी कैन ओनली सी वन थिंग कि ये जोर जबरदस्ती तो नहीं हुआ है, इसमें कुछ इलीगैलिटी तो नहीं है, पर बाकी डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना है, ये स्पीकर का अधिकार है. सो इसीलिए यहाँ पे स्पीकर का रोल बहुत बड़ा होता है. बट एक बहुत बड़ा एक खामी है जिसका बहुत बार बहुत सारे स्टेट्स में मिसयूज किया गया है स्पीकर के पोजीशन के द्वारा, कि इसका डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय काफी लेट लिया गया, क्योंकि कभी कभी डिस्क्वालीफाई करने की जरूरत हो जाती है, टू थर्ड पार्टी नहीं आती है, फिर भी जो निर्णय है वो काफी लेट लेते हैं, और जिसके वजह से ये प्रॉब्लम एक्सटेंड होती है. तो यही पॉलिटिकल ड्रामा आज के डेट में महाराष्ट्र के अंदर दिखाई देता है. हम कई बार केवल पॉलिटिकल गणितों में फंस जाते हैं, पर एग्जाम के लिए ये डिफेक्शन लॉ जैसे लॉज है, इनकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है. सो 1985 का लॉ है, 10th शेड्यूल याद रखिएगा, और 91st अमेंडमेंट एक्ट में इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे 2003 के टाइम पे. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस एंटी डिफेक्शन लॉ. इसके जो नोट्स है हम टेलीग्राम चैनल पे आपको दे देंगे, जहां से आप रिवीजन करके एग्जाम के लिए क्वेश्चंस भी बना पाएंगे. तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे फॉलो करना मत भूलिएगा. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.